नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपके अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कल एक हम लोग इसी चैनल पे कल एक ग्रुप डी का सिलेबस हम लोग डिस्कस किए थे। जो क्लासेस चलने वाला था उसमें ग्रुप डी का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी चैनल पे। आज जो है आज हम लोग उसी में जनरल साइंस को बढ़ा के जनरल साइंस के क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। जो रेलवे के लिए होगा ग्रुप डी स्पेशल होगा, जो दस्तक बैच के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड कराया जा रहा है। और उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम बायो से स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो उसमें हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है डाइजेस्टिव, वो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसी से यही वीडियो आपको आज इसी चैप्टर के बारे में रिलेटेड किया जाए कि भोजन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उस चीज़ को हम पाचित करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी से। चैप्टर का आपका नाम है वही डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें जो लैंग्वेज रहेगा वो बोथ रहेगा आपका। दोनों में मैं टाइप कर दिया हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाऊँगा। दोनों मीडियम है, कोई दिक्कत आपको है नहीं, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मानव शरीर क्रिया है, जिसको हम लोग पाचन तंत्र हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली में डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, तो उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम लोग फूड ऑब्जर्व करते हैं, फूड खाते हैं। तो फूड में देखेंगे तो फूड में 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं: विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। MCPF भी इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट से। 5 चीज़ें हम जब भोजन ऑब्जर्व करते हैं, जब फूड हम टेक करते हैं अपने अंदर, तो वो 5 चीज़ें इसमें शामिल होती है। एक तो होता है विटामिन, फिर आपका होता है फैट, एक होता है आपका प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर मिनरल्स, कुछ खनिज लवण जो होते हैं। ठीक है। और ये पाँचों चीज़ ये हमारे भोजन में मिलता है, जिसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक तंत्र पाया जाता है, उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र, यानी वो शारीरिक क्रिया जो होती है पूरा। तो आइए थोड़ा सा नोट से देख लें कि थोड़ा सा PDF से देख लें कि एक्चुअली में उसका डेफिनेशन दिया कैसे जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है पाचन तंत्र किसको बोलेंगे, भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक ग्रंथियाँ आदि सम्मिलित है, सामंजस्य के साथ वहन करते हैं, यही पाचन तंत्र कहलाता है। यानी जब हम भोजन को टेक किए उसके बाद से उसको क्या किए, आउट कर दिए, बाहर निकाल दिए, डाइजेस्ट करके भोजन को बाहर निकाल के उसमें जितने भी तंत्र शामिल होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। आई होप पाचन तंत्र आपको क्लियर हो चुका होगा, तो उसको पाचन तंत्र बोला जाएगा। इसके बाद से फिर अब जब पाचन तंत्र हो जाता है तो फिर आपको आता है डाइजेशन, कि एक्चुअली में डाइजेशन क्या है। अब डाइजेशन में समझना पड़ेगा। तो डाइजेशन क्या है, उस भोजन को, जो भी भोजन होता है वो भोजन जो है वो अब चेंज होता है, वो बड़ा पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ होता है, वो छोटे अणुओं में, वो कॉम्प्लेक्स रहता है, फिर वो छोटे अणुओं में टूटता है। उस भोजन को तोड़ने के प्रोसेस जो होता है, भोजन के तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि हम लोग सॉलिड में लेते हैं, बड़ा सा टुकड़ा होता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में एंजाइम के माध्यम से या रासायनिक क्रिया से या केमिकल क्रिया से इसको छोटे छोटे मात्रा में इसको उसको तोड़ना जरूरी होता है। फिर छोटे छोटे करते हैं, फिर उस चीज़ को हम एंजाइम में चेंज करते हैं, फिर हम भोजन को उसको घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। चूँकि वो क्या होता है, सॉलिड होता है। हम जो भोजन ऑब्जर्व करते हैं वो सॉलिड में करते हैं।
फिर धीरे 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 उसको हमारी दांतों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से वो क्या होता है, उसको हम लोग तोड़ते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे रूप में। तो यहीं यहाँ पे लिखा है कि यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जटिल पोषक पदार्थ, जटिल पोषक, एक मिनट, जटिल पोषक पदार्थ अणुओं को विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। यानी जो प्रोसेस वैसा होता है जिसमें कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को किसमें, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको हम लोग स्मॉलर में, सिंपलर में, छोटे से छोटे रूप में उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाचन क्रिया। इसको फिर डिफाइन करेंगे, पूरे पॉइंट को फिर मैं डिफाइन करूँगा। फिर क्या क्या हमें पढ़ना है वो चीज़ें मुझे इसमें जानना है। 2 पॉइंट आप लोग पढ़े, एक तो पाचन तंत्र, एक दूसरा हम लोग पढ़ लिए पाचन। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि अब एलिमेंट्री कैनल होता है, इस पाचन के लिए कोई ना कोई तो जगह चाहिए ही। तो उसके लिए एक होता है मनुष्य में जो पाया जाता है, जो मुख से, यानी मुख से पाया जाता है और वो मल द्वार तक फैलते रहता है। यानी हमारा पूरा भोजन का जो प्रोसेस होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, यानी हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और पूरा मल द्वार तक, एनस तक जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। उसको बोला जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो इसमें देखिएगा आहार नाल लिखा हुआ है कि इसमें कटा हुआ है वही भोजन का पाचन जो हो रहा था, उस एक नली समान रचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई अगर आप देखिएगा तो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। फीट में देखें तो अगर वही फीट में आप निकाल सकते हैं, लगभग 30 से 32 फीट के करीब में ये होता है आहार नाल। अब आप कहिएगा कि ऐसे कैसे होता है, तो ये कुंडलित रचना होता है इस तरीके से। इसको मैं डायग्राम से फिर आगे दिखाता हूँ। डायग्राम से, जैसे डायग्राम से आप देख ही सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका ये पूरा टोटल जो है फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये माउथ से शुरू हुआ और ये नली के माध्यम से पहुँचा, फिर ऐसे नली के माध्यम से, ये कुंडलित है। कुंडलित नली के माध्यम से आप देखिएगा कि वहाँ माउथ से स्टार्ट हुआ था, वो नीचे जाते हुए ऐसे घूमते हुए फिर ये छोटी याद बड़ी याद करते हुए यहाँ तक जाता है। तो ये कुंडलित रचना है। आपको ऐसे पाया जाएगा, मुख हो गया, ये मुख गुहा से ऐसे निकलता है, ऐसे घूमते हुए आएगा, फिर ऐसे आके फिर लास्ट में एनस पे जाके ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो माउथ से शुरू होकर एकदम एनस तक आपको जा रहा है। इस तरह से कुंडलित रचना हुआ है। तो यही 8 से आपको 10 सेंटीमीटर तक के 10 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। उसमें से 8 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई ये होती है। 8 से 10 मीटर की लंबाई इसमें होती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि 8 से 10 मीटर तक होती है। उसमें स्पेशली केवल स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर का होता है। तो ये आप समझ गए। अब आहार नल होती है, इसके प्रमुख भाग कौन कौन है निम्नलिखित है, तो देख लीजिएगा। पहला माउथ होता है, मुख जिसको बोलते हैं। दूसरा ग्रास नली होता है या ग्रसनी इसको बोलते हैं। तीसरा एस्फोगस इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत। एनस होता है, उसके बाद से एनस होता है। उसके बाद से इसमें देखेंगे तो बहुत सारी ग्रंथियाँ इससे निकलती है। देखिए नंबर इधर उधर हो गया। बहुत सारी इसमें ग्रंथियाँ भी निकलती है, एंजाइम भी निकलते हैं। एनस हो जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक। इसमें कुछ PDF में प्रिंट है, स्टोमक पाया जाता है। फिर आपको ये पेनक्रियाज पाया जाएगा, लीवर पाया जाएगा, किडनी पाया जाएगा। ये सारे चीज़ क्या होते हैं, आहार नल के भाग होते हैं। उसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं। तो पाचन ग्रंथि में देखेंगे तो पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो 3 तरह के, एक सिलेबरी ग्लैंड पाए जाते हैं। फिर आपके एक वही यकृत और पेनक्रियाज भी पाया जाता है, ये ग्लैंड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या पाया जाएगा आपको। सबसे पहले तो आपको वो माउथ पाया जाएगा। उसमें फिर आपको नेस्ट्रोफिल्स, ग्रसनी, फिर ऑर्फेनिक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड है। टोंग, इसमें टोंग पाया जाएगा। फिर ग्लैंड पाया जाता है ये।
इसके बाद से लेरिक्स पाया जाता है, ट्रेकिया पाया जाता है। इस ये पूरा जो नली दिखाई दे रहा है उसको ट्रेकिया बोलते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो एस्फोगस बोला जाएगा। ये जो एक लंबी लाइन यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये एस्फोगस है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, भोजन नलिका भी इसको कहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो लीवर है, ठीक है। लीवर के नीचे ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये SSM के आकार का, ये आपको ये वाला जो दिख रहा है वो, एक मिनट, ये वाला जो रचना दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रचना जो दिखाई दे रहा है वो आपका स्टोमक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी काम में आता है। इसके ऊपर जो ये रचना पाई जा रही है उसको डायफ्राम बोलते हैं। इसमें छोटी आंत में भी आपको देखिएगा तो ये गॉल ब्लैडर मिलेगा। फिर छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दिखाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसी में उसका पार्ट दिखाया गया। डेडुनम, जेजुनम ये दिखा जाएगा। इसके एकदम इसके अमाशय के ठीक नीचे, स्टोमक के ठीक नीचे आप देखिएगा तो पेनक्रियाज पाया जाता है। ये वाला जो रचना दिखाई दे रहा है स्टोमक के पास में होता है उसको स्प्लीन कहा जाता है। तो ये टोटल, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो ये जेजुनम हो जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा आपका ये जो रचना दिखाई दे रहा है टोटल ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे नीचे ये वाला जो परत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो शुरुआत है इस छोटी आंत के ऊपर, ये वाला, ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सबसे नीचे जो पाया जाता है यहाँ पे आप देखेंगे वो है एनस है। और इसके बाद से एनस के पास में एक रचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो ये मेन चीज़ आप देख लिए, इतनी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। और ये सब टोटल क्या होते हैं, टोटल भाग लेते हैं डाइजेशन में। इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेन होते हैं, ठीक है। तो ये आप डायग्राम से आई होप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो अब वो 5 नंबर उसमें जो छूटा हुआ था उसका देखिए 5वां पॉइंट जो है वो स्वरपेंशिया पाया जाता है। 3 बताए थे। स्वरपेंशिया स्प्लिंट्स जिसको बोलते हैं, विभिन्न स्तरों पर स्वरपेंशिया भोजन पाचित, भोजन अवशोषित गति को क्या करती है, नियंत्रित करती है। 6 नंबर में आप देखिएगा कि इसमें कुछ आपको मुख आएगा, तो मुख में आपको दांत देखने को मिल जाएंगे। तीर्थ दांत मुख्य 4 प्रकार के पाए जाएंगे। एक तो होगा कृंतक, एक होगा कृंतक इंसिजर जिसको बोलते हैं, एक रदनक जिसको कैनाइन बोलते हैं, एक अग्र चवर्णक होगा, एक चवर्णक होगा। मोलर 4 तरह के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। दांत भी 4 प्रकार के होंगे, एक तो मोलर होंगे, एक रदनक होंगे, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। ICPM, MPCI कह सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ICPM इसे याद कर सकते हैं। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 तरह के होते हैं। कृंतक, इंसिजर को कृंतक बोला जाता है, ठीक। उसके बाद से फिर कैनाइन को रदनक बोला जाता है। सबको बारी से पढ़ेंगे कि किस तीर्थ का क्या वर्क है, बारी से पढ़ेंगे। अभी तो ये केवल हम लोग बेसिक ही मतलब इसका समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, फिर जस्ट पॉइंट पे आएंगे। तो 4 तरह के होंगे। दांत भी इसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, क्वेश्चन कभी कभी देता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने तीर्थ होते हैं, तो वो आपको 32 देखने को मिलेंगे। 32 होते हैं, लेकिन मिल्क वाले में जब देखेंगे मिल्क तीर्थ कितने होते हैं, तो मिल्क तीर्थ जो होता है वो आपको 20 के करीब में होता है, जो बचपन से लेके 12 साल की एज में वो ख़त्म हो जाता है। पुनः उसके बाद से जो दांत जमता है जिसको हम लोग परमानेंट तीर्थ बोलते हैं। ये मिल्क तीर्थ को हम लोग टेम्परेरी तीर्थ भी बोलते हैं। और एक परमानेंट तीर्थ होता है जो 32 पूरा पाया जाएगा। 12 वर्ष के बाद से वो हमेशा जब तक मरते नहीं हैं तब तक वो रहता है। तो ये कुछ दांत थे, दांत आता है। इसके बाद से 7 नंबर में ये इस सबको पढ़ेंगे। ये दांत में ही पाया जाता है, सब लिखा गया है। 32 को दांत पाया जाता है। ऊपरी जबड़े में 16 रहता है और निचले जबड़े में 16 रहता है। दांत का स्ट्रक्चर एज लाइक ऐसे रहता है। तो इसमें ऐसे दांत, इसमें 16 होगा, फिर इसमें दांत 16 होगा। इस तरीके से 16 32 पाए जाएंगे एक वयस्क मनुष्य में। जबकि वो बच्चे में 0 से 12 वर्ष के बच्चों में कितने पाए जाएंगे, उसकी संख्या 20 होती है जो मिल्क तीर्थ होती है और वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दांत है, इसको पढ़ेंगे हम अच्छा से।
समझ पाए। अब देखिए इसके बाद से फिर आपका 7 नंबर पे जो आया मैं बता दिया, अब उसी को थ्योरी वाइज बता रहा हूँ। फेरिंग्स, फेरिंग्स किसको बोलेंगे? ये भोजन श्वास नली तथा वायु नली में प्रवेश ना हो पाए उसके लिए वो रखा गया है फ्रिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिंग्स 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 आपको किधर है? फ्रिंग्स, फ्रिंक्स यहाँ से रचना है, ये वाला जो है फ्रिंक्स है। यहाँ से 2 चीज़ पाया जाता है, ताकि एक साइड से क्या होता है ऑक्सीजन इनहेल करता है और एक साइड से भोजन, तो ये फ्रिंक्स का जो काम है वो क्या करता है इस चीज़ को रोक देता है, तो ताकि ऑक्सीजन एक रास्ते से जाए, फूड पाइप में वो नहीं जाए, यहाँ पे नहीं जाए, अंदर ना जाए, उसका नली दूसरा होता है वो फिर जाके यहाँ पे मिल जाता है। तो ये फ्रिंक्स समझ गए। 7 नंबर में आपका फ्रिंक्स होता है, फिगर से आप देख लिए। अब उसमें फिर आपको ग्रसनी मिलेगी। ग्रसनी को भाग बांटा गया है 3 भाग में। एक तो ग्रसनी को कितने भाग में विभक्त किया गया है? तो एक नेसोफ्रिंक्स, एक और फ्रिंक्स, एक कंठ ग्रसनी, लेरिंगोफ्रिंक्स, इसमें बांटा गया है। यानी ग्रसनी भी जो है वो 3 तरीके से बांटा जाता है। जो ग्रसनी है, ग्रसनी का वर्ग क्या है? तो वो श्वास नली तथा वायु ग्रास नली में प्रवेश न हो पाए भोजन के जो कण है अपने जगह पे चला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उधर जाके मिला जाए और ये जाके इधर मिल जाए, तो इसको भी हम लोग 3 भागों में विभक्त किया है। इसको डायग्राम से देखते हैं कि 3 भाग में कैसे विभक्त किया गया है। आप देखिए यहाँ पे 3 भाग आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्रिंक्स हो गया, एक ये नोसोफ्रिंक्स हो गया और एक आपको ये लेग्नोफ्रिंक्स हो गया। ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। और यहाँ से नाक से जो आता है ऑक्सीजन ये इस साइड से फेफड़े में चला जाता है और ये वाला जो है भोजन फूड नाइफ से लेकर स्टोमक में चला जाता है। और यहाँ पे एक जो यहाँ पे पाया जाता है एक रचना जिसको हम लोग कंठ द्वार भी कहते हैं, कंठ द्वार, और इपीग्लोटिस इसको बोला जाता है, इपीग्लोटिस। ठीक है, तो इसके 3 भाग हो गए, सबके भाग हैं लगभग। इसके नीचे जो पाया जाएगा, अब देखिए उसके फिगर से मैंने बताने का प्रयास किया ही है। नीचे लिखा गया है एस्फोगस। एस्फोगस उसके सबसे नीचे वाला एस्फोगस जो पाइप होती है यहाँ पे नीचे पाई जाती है। ये हमारा लीवर दिख रहा है आपको। तो आइए आगे देखते हैं। अब 7 नंबर तो आप समझ गए, तीनों पार्ट समझ गए, तीनों का वर्क क्या है। अब 8 नंबर पे आपको जो देखने को मिलेंगे, 8वां नंबर पे आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक का वर्ग क्या है देख लीजिए। स्टोमक जो होता है इसका आकार जे आकार की तरह होता है, ऐसे इस आकार का होता है। और इसका काम वर्ग क्या है? 1 से 1 to 3 लीटर डेली आहार को धारित करता है और 3 भागों में विभक्त करता है। आहार को ये कितना 1 से 3 लीटर तक आहार को ये क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। यानी जब ये ऑब्जर्व करेगा तो किस रूप में ऑब्जर्व करेगा? ये लिक्विड रूप में करेगा। चूँकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गया है लीटर में, तो उसको धारित करता है। और इसका आकार आई के जैसा लगभग होता है, सॉरी आई नहीं जे के जैसा होगा, वो आई लिखा हुआ जे के जैसा आकार इसका होता है। और इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, कार्डियक या जठर भाग, एक गैस्ट्रिक या जठर में, एक फुंडिक भाग। अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है, एक कार्डियक, एक गैस्ट्रिक और एक फुंडिक। फुंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक जिसको हम लोग बोलते हैं। पाइलोरिक में 3 भागों में इसको बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन है? पहला होता है पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक, एक होता है फुंडिक, फुंडिक और एक होता है कार्डियक। 3 भागों में इसको बांटा जाता है, पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डियक। 3 भागों में बांटा जाता है। आइए इसको डायग्राम से देख ले, किधर है स्टोमक, किधर है। तो देखिए ये जो रचना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रचना आपको यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर इधर से एक पाइप आई हुई है, यहाँ से ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा हमारा क्या है? स्टोमक है। ये टोटल जो रचना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है स्टोमक। इसको हम लोग अमाशय कहते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो इसी में ये 3 तरह के पाए जाएंगे। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है, सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। 3 भाग में इसको कैसे बांटते हैं? तो सबसे नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं फुंडिक भाग। फुंडिक भाग, इस वाले भाग को हम लोग फुंडिक भाग बोलते हैं। और ये वाला सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है
इसको कार्डियक भाग बोला जाता है। ये सब एक दूसरे से सब ऑर्गन क्या है, अटैच है। भोजन आता है, उसके बाद से स्टोमक आता है, स्टोमक से फिर पच के यहाँ लिक्विड रूप में बल जाता है। उसके बाद से फिर वो क्या करता है, पेनक्रियाज में पहुँचाता है भोजन को, वह अग्नाशयी रस तैयार होता है। फिर वहाँ से फिर छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके और फिर इस लाइन से होते हुए ये रचना जो है इससे होकर फिर यहाँ पे फिर बड़ी आंत में आके फिर एनस के करीब में आ जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है ये। तो स्टोमक का 3 काम है, यहाँ भोजन को वो लेता है, फिर यहाँ पे फुल लिक्विड में चेंज करता है। उसके बाद से वो फिर उसको क्या करेगा, पाइलोरिक भाग में लास्ट में पहुँचा देगा फुंडिक से होते हुए, फिर वो चला जाएगा पेनक्रियाज में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहीं पे पूरा ना भोजन का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरा क्वेश्चन आता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलता है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें। तो आप समझ पाए 3 तरह के होंगे, तीनों समझ गए। अब इसके बाद से फिर आता है आपके 9 नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, आपको छोटी आंत देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 8वां भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका वर्ग क्या है, तो ये सर्वाधिक भोजन तथा अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक क्या, कंप्लीट डाइजेशन, अगर देखें कंप्लीट भोजन को ये ऑब्जर्व करता है, फूड को ऑब्जर्व करेगा। वर्क आता है कि छोटी आंत का वर्क क्या है, तो भोजन को ये ऑब्जर्व करता है, कंप्लीट डाइजेशन फिर करता है। यहीं पे होता है छोटी आंत में ही संपूर्ण डाइजेशन होता है। और इसके भी अब 3 प्रकार होते हैं। और छोटी आंत सबसे लंबी होती है, आप देखिएगा तो अनाल में सबसे लंबी छोटी आंत ही होती है, जो 6 मीटर के करीब में होती है। ठीक है, लगभग 30 फीट के करीब में होती है छोटी आंत। और ये कुंडलित है, ऐसे कुंडलित है, इस तरह से है 6 मीटर के करीब में। ठीक है, अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग में इसको हम बांटते हैं। एक तो होता है ग्रहणी, एक होता है ग्रहणी, एक होता है अग्र क्षुद्रांत, यानी छोटी आंत को एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको बोला जाता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत ही पूछता है, रेलवे भी आपको क्षुद्रांत ही पूछता है, उसको क्षुद्रांत कहा जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें 3 प्रकार की होंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में, आई होप आपको पॉइंट समझ में भी आ रहा होगा। क्षुद्रांत जो होता है, क्षुद्रांत छोटी आंत को बोलते हैं, वो 3 तरह के पाए जाते हैं। एक तो होगा पहला आपका जो होता है, वो होता है ग्रहणी। ठीक है, दूसरा जो होता है वो अग्र क्षुद्रांत होता है, अग्र क्षुद्रांत, जिसको हम लोग जेजुनम भी बोलते हैं। ये आपको भारतीय भवन में जेजुनम देखने को मिलेगा, जेजुनम। और एक होता है इलियम, एक होता है इलियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। 3 तरह के पाए जाएंगे। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक तो होगा ग्रहणी, एक होगा जेजुनम, एक होगा इलियम। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत होता है। 3 चीज़ें होती हैं। आइए इसको फिगर से हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिगर में अगर आप देखते हैं तो फिगर में आप देखिए यहाँ पे है आपकी छोटी आंत, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको ये देखने को मिलता है, लिखा है यहाँ पे। ये जो रचना जो दिखाई दे रही है जैसे सांप की तरह, ये जो रचना पूरा दिखाई दे रहा है, ये सब छोटी आंत के भाग हैं। इसी को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कितने रूपों में बटा होता है, तो 3 इसका पार्ट होता है। सबसे बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे है जेजुनम, ये वाला जो भाग है उसको हम लोग जेजुनम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर आपको इसी में दिखाई देगा 3 भाग होगा। इलियम इसमें दिखाई देना चाहिए, इलियम इन्होंने, हाँ, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है इन्होंने दिखाया है, देखिए यहाँ पे खींच के लिखा हुआ है, ये है इलियम, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है। अब आपको क्या बच गया, डेडूनम बच गया। तो डेडूनम देखिए यहाँ पे कहीं होगा, बीच वाला ये जो पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, बीच वाला जो पार्ट होता है वो है आपका डेडूनम। तो आप समझ गए, छोटी आंत हो गया, छोटी आंत में ये हो गया आपका इलियम, ऊपर वाला ये जो भाग हो गया वो हो गया आपका जेजुनम। और बीच वाले जो ये पार्ट आपको दिखाई देते हैं, बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, इलियम, सॉरी इलियम नहीं,
जेजुनम हो गया, डेडुनम, जेजुनम, डेडुनम और इलियम, यानी ग्रहणी, जेजुनम, इलियम 3 पाए जाते हैं छोटी आंत के भाग, जिसको आप डायग्राम से भी देख लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका पूरा ये था, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला सबसे पार्ट वो क्या है, जेजुनम है, ये वाला पार्ट जेजुनम है। और सबसे नीचे वाला पार्ट में आप देखिएगा यहाँ से जो दिख रहा है वो है आपका इलियम है, उसको इलियम बोलेंगे। और बीच वाला ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, बीच वाला पार्ट जो है वो है आपका डेडुनम। तो आप आई होप आप समझ पाए होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 तरह की होती है, एक जेजुनम, ग्रहणी और इलियम 3 तरह के हो जाएंगे हिंदी में। ग्रहणी, इलियम और डेडुनम जेजुनम, डेडुनम और इलियम ये पाए जाते हैं। 3 पार्ट इसके भी हो गए। अब इसके आगे आप देख सकते हैं कि आगे का पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, वन मिनट, सॉरी। तो हम देख रहे थे उसमें आपको छोटी आंत के बारे में हमने देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने देख लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया था, कहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिला था, और ये इसका वर्क मैं बता दिया था। अब आगे देखेंगे तो अब आती है आपकी बड़ी आंत, जिसको हम लोग अंधनाल भी बोलते हैं। ये आपको बड़ी आंत दिखाई देगी, यहाँ से ये जो रचना दिखाई दे रही है ये टोटल आपको ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है पूरा, ठीक है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये आपको देखने को मिलेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है आइए देख लेते हैं। ये भी 3 भाग में आपको बंटा हुआ दिखेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है। अब ये मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण का पाचित को मल द्वार से उत्सर्जित करता है। इसका वर्ग क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि अब छोटी आंत में जो भोजन पचे हुए रहा है उस जल को और खनिज लवण को जो होता है उसको अवशोषित कर लेता है, और जो अपचा चीज़ होता है, अपचित जो होता है उसको ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और मल द्वार से एनस से वो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देता है छोटी आंत से। और ये भी बड़ी आंत भी क्या होता है, 3 भाग में बटा होता है। एक तो सीकम में, एक कोलम में और एक रेक्टम में। एक कोलन में, एक सीकम में, एक रेक्टम में, इसका 3 पार्ट होता है। आइए इसको डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम में आपको कहाँ लोकेटेड है। देखिए आप यहाँ डायग्राम आपको रखा हुआ है, यहाँ ये पूरा बड़ी आंत है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो दिख रहा है छोटी आंत को घेरे हुए रहता है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका वर्क क्या है, वो जल को और जो भोजन का अवशोषण है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपचित भोजन है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और इसका वर्ग क्या 3 टाइप का कितना किया दिखने को आपको मिलेगा। तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे, तो ये जहाँ से शुरुआत होता है इस भाग को हम लोग बोलते हैं सिक्कम। इस भाग को बोलेंगे क्या, सिक्कम। यानी जहाँ पे छोटी आंत आके जुड़ता है ना, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर ख़त्म हुआ और आके वो जहाँ पे जुड़ेगा उस जुड़ने वाले रचना को ही बोला जाता है सिक्कम। वहाँ से जुड़ता है और फिर इस नली के माध्यम से यहाँ आता है भोजन, और यहाँ आके ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक तो बढ़ जाता है रेक्टम में, और सिक्कम रेक्टम, एक और क्या था, सिक्कम और रेक्टम में। ये तो रेक्टम है, यहाँ पे अपचित भोजन क्या होता है आगे बाहर निकल जाता है, और एक होता है आपका कोलन होता है, कोलन। ये बीच वाला पार्ट जो होता है वो कोलन होता है, और जहाँ जुटेगा वो क्या होता है, सिक्कम होता है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका रेक्टम, और रेक्टम के पास में ही रहता है ये आपका एनस। वहाँ से क्या होता है भोजन, वहाँ से जो अपचित पदार्थ होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बाहर शौच के माध्यम से बाहर वो निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये पूरा प्रोसेस था। एक बार और इसको आप रिवाइज कर लीजिए, कौन था, तो कोलन किसको बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन किसको बोलेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वो कहाँ से,
ये जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो जोड़ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीकम, उस जोड़ को ही बोला जाता है सीकम। और फिर ये लाइन जो है वो आपको आगे बढ़ेगी, ये पतली लाइन जो दिख रही है आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ के थोड़ी सी ये यहाँ का जो लाइन होता है बीच वाला पार्ट जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोलन। ये उसी का पाथ है, उसी को बोलते हैं हम कोलन। कोलन हो जाता है और फिर यही लाइन आपको क्या होती है, फिर यही लाइन अगर आप देखते हैं तो आगे से बढ़ते हुए फिर पुनः कहाँ जाती है, ये आके यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे ऐसे ये ख़त्म हो जाती है इस लाइन पे, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टम, तो ये छोटी हद का भाग है। अब उसके नीचे जस्ट पाया जाता है एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं असौच के रूप में हम इसे एनस के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। रेक्टम को मलाशय बोला जाता है, एनस मतलब गुद्दा होता है, इससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क था। इसके अलावा अब आगे देखिए, आई होप आपको लार्ज इंटेस्टाइन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे इसके आगे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के आगे देखेंगे। अब आती हैं कुछ पाचन ग्रंथियाँ के बारे में आपको जानना है। लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, इसके बाद से डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है 11 नंबर पे। कुछ पाचन ग्रंथियाँ भी पाई जाती है पाचन तंत्र में, वो तो टोटल ऑर्गन थे, उसके अलावा पाचन ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। कुछ पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती है जैसे में लार ग्रंथि, यकृत यानी सलाइवा, आपका सलाइवा ग्लैंड ये हो जाएगी। इसके अलावा फिर आपको क्या देखने को मिलेंगे, फिर आपको लीवर देखने को मिलेंगे, पेनक्रियाज देखने को मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद से पेनक्रियाज मिलेंगे। तो ये लीवर हो गए, ये सारी चीज़ क्या है, ये सब हेल्प करते हैं किसमें, ये सब ग्लैंड्स है, ये भी पाचन में कुछ न कुछ ये मदद करते हैं। और ये ग्रंथियाँ पाचक रस द्वारा भोजन के पाचन में सहायता करती है। छोटी अंग भी पाचक रसों का श्रावण करती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है, पाचक रस एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस जिसको बोला जाता है, उसी को ये सेक्रेट करती है, तब जाके भोजन पचता है। तो इसमें ग्लैंड्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स मुख्य रूप से क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सलाइवा ग्लैंड पढ़ना है, सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ेंगे। लीवर आपको पढ़ना है, ये भी ग्लैंड है। इसके बाद से पेनक्रियाज पढ़ना है, पेनक्रियाज भी क्या है, पेनक्रियाज भी एक तरह का आपको ये ग्लैंड है। और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो होती है वो कुछ ना कुछ क्या करती है, वो पाचक एंजाइम को रिलीज करती है। वहीं पे प्रोटीन का भी पाचन होता है। तो ग्लैंड्स काम करते हैं। इसके अलावा आप देखिए 12 में देखेंगे वही बात है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया कि लार ग्रंथियाँ जो होती है ये भी क्या करती है, मदद करती है, ये सलाइवा को रिलीज करती है। इसके द्वारा ही लार का श्रावण किया जाता है। लार का मुख्य कार्य क्या है कि भोजन में उपस्थित कणों को वो पेस्ट के रूप में तैयार कर देना है। तो ये पूरा ऑर्गन था। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं सारे ऑर्गन को मैंने डिफाइन कर दिया है इस डायग्राम के माध्यम से कि क्या क्या कौन कौन ऑर्गन पाए जाएंगे और क्या क्या उसके वर्क है, कितने उसके टाइप है, सबको विस्तृत रूप से देखा जाएगा। अब एक्चुअली में भोजन का वर्क क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये सारे पाचन तंत्र में मदद करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि भोजन जो होता है ना, भोजन है क्या। तो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। मनुष्य जो है भोजन के द्वारा क्या करता है, शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मानव जो भोजन ग्रहण करता है उसमें पोषक जो पाया जाएगा उसके ऊर्जा के लिए क्या होगा, मुख्य रूप से वो 5 तरीके से पोषक पाता है। आपको पता होना चाहिए वो 5 तरीके से क्या क्या होता है, 5 तरीके से आप जान जाइए। एक तो फैट के रूप में ऑब्जर्व करता है, एक प्रोटीन, एक फैट प्रोटीन, उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से फिर मिनरल्स मिलता है और फिर विटामिन, 5 रूपों में, जिसको हम लोग कंप्लीट ये 5 चीज़ों को मिला के इसका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषक तत्व इसको कहा जाता है। और जिसमें ये पूरा तत्व 5 पाया जाएगा उसको हम लोग संतुलित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग
संतुलित आहार भी कहते हैं। उसको हम लोग संतुलित आहार भी कहते हैं, संतुलित आहार भी कहा जाता है। पांचों चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है। तो भोजन में वही क्या होता है, भोजन में अधिकतर घटक जटिल होते हैं, जटिल अवस्था में होता है। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो है ये सब क्या होता है, जटिल होता है, जिसको हम लोग शरीर में इसको अवशोषण करके उसको क्या करते हैं, सरलीकृत करते हैं। सरलीकृत का मतलब सिंपल में लेके आते हैं। और इस प्रक्रिया को संपादित करने में भोजन को अंतःग्रहण से लेके मल त्याग तक एक तंत्र सम्मिलित है। इसी को हम लोग पाचन तंत्र डेफिनेटली कहते हैं। अब आप समझ पाए होंगे। और इसी को पाचित कर किया जाता है रासायनिक क्रिया द्वारा, एंजाइम द्वारा, जिसको घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पाचन, डाइजेशन। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसके लिए अर्गेन भी मैंने बता दिया, पहले ऊपर बढ़ लिए थे। अर्गेन में मुख्य आएगा ग्रास नली, छोटी आंत, मलद्वार। इसके बाद से पीटी फिर उधर हुआ है ग्रसनी, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत ग्रंथि, ये आ जाएंगे। ग्लैंड्स में देखेंगे तो लार देखिए पीडीएफ इधर उधर हो चुका है, आप समझ लेंगे। ग्लैंड्स ग्रंथि में लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और फिर आपको पिनक्रियाज ये मिलेगा देखने के लिए। और उसके बाद से फिर आपको अग्नाशय भी देखने को मिलता है। ठीक है, सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, आहार नल का निर्माण करते हैं, जो मुख गुहा से शुरू होता है और करीब कितना होता है 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे हम लोग पोषण नाल, डाइजेस्टिव कैनाल या आहार नाल भी हम लोग कहते हैं। ये जितने ऑर्गन हैं सभी ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब आहार नल का कार्य क्या है ये समझते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोले, जो 8 से कितना मीटर तक था, 10 मीटर तक लंबा था। तो ये लंबी नली का काम तो कुछ ना कुछ होगा, केवल देखने के लिए तो हमारी बॉडी में है नहीं। तो इसका वर्क क्या है, तो सबसे पहला वर्क जो होता है आहार को सरलीकृत कर पचाना। सबसे पहला काम इसका होता है कि हम लोग जो भोजन को ऑब्जर्व किए उस भोजन को ये क्या करता है, सरलीकृत करता है, सिंप्लीफाई करता है और उसको पचाता है। ठीक है, फिर दूसरा वर्ग क्या है इसका, दूसरा वर्ग इसका अगर देखते हैं तो पचित आहार का अवशोषण करता है। यानी जो भोजन पच गया, जिसको हम लिए थे, जो ऑब्जर्व किए थे, वो पच गया, उसको क्या करेगा, उसको अवशोषण करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाता है। तो आहार नल का मेनली 3 वर्ग है जो आप देखिए। पहला की आहार को सरलीकृत करेगा, दूसरा की पाचित आहार का अवशोषण करेगा और तीसरा उसको आहार को मुख से मलद्वार तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो आहार नल का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो ऐसे आपको लंबा ऐसे जो दिखाई दे रहा था यहाँ से नीचे तक पूरा, ये इतना लंबा जो शुरू हो रहा था मुख से यहाँ तक, मुख से यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा था, ये टोटल का वर्ग क्या है, ये 3 वर्ग है। आहार को सरलीकृत कर देगा, पाचित आहार का अवशोषण करेगा और आहार को मुख से मलद्वार तक पहुँचाता है। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ आप समझ जाएंगे। इसके बाद से आप देखेंगे कि इसके अलावा भी उसका वर्ग क्या होता है, कैसे उसको पचाता है। तो पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाले ग्रंथियों या अन्य जितने भी ग्रंथि है डाइजेस्टिव जो उत्तरदायी करते हैं और पाचक रस को क्या करेंगे, रासायनिक क्रिया द्वारा सरलीकृत कर देगा। उसके बाद शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। फिर उसको क्या करेगा, भोजन को रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये जितनी भी चीज़ हैं सब इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग आहार नल के विभिन्न घटक कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करता है और मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा विभिन्न पेशियों, संकुचन और विस्तार से गति करता है। मतलब हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो वो क्या करता है, गति करते हुए कर्माकुंचन, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्माकुंचन बोलते हैं, जिसको हम लोग भोजन को सॉलिड स्टेट में पचाते हुए एक रास्ते से लेते हैं, जिसको हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। वहाँ तक वो क्या करता है, संकुचन करते हुए पहुँचाता है और फिर जितनी पेशियाँ होती है भोजन पाचन भोजन की अवशिष्ट की गति को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। तो ये पूरा प्रोसेस पाचन में जब देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से आपको
पाचन से देखने को मिल जाएगा और यहाँ तक उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ये पूरा प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। हम सिंपल भोजन खा लेते हैं तो लगता है कि आसान प्रोसेस है, आसान प्रोसेस वो है नहीं, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये काम उसका है। अब देखिए पाचन में कौन कौन, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे सारी चीज़ को, ठीक है। तो सबसे आहार नल का सबसे पहला भाग जो होता है उसमें कौन कौन ऑर्गेन आते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया था कि मुख, सबसे पहला उसमें मैंने बताया था कि पाचन में जो प्रयुक्त होते हैं अंग, उसमें सबसे पहले मैंने बताया था मुख, माउथ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं माउथ को, यहाँ देखिए सबसे पहला जो है वो है हमारा माउथ, ठीक है। तो आहार नल का सबसे पहला भाग ही क्या कहलाता है, मुख या मुख गुहिका कहलाता है। इसको मुख या मुख गुहिका बोलेंगे। सबसे पहला पार्ट यही होता है माउथ, मुख। मुख में आप देखेंगे तो मुख में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। आपको जीभ देखने को मिलेगा, दांत देखने को मिलेगा, गलफड़ जबड़े देखने को मिलेंगे। मुख में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसमें दांत, इसी में जीभ मिलता है, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा आपको देखने को मिलता है। तो मुख सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, मुख के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। उसमें मुख क्या है, तो ये मुख जो होता है सबसे पहले आहार नल का अग्रभाग होता है, मैंने बताया। और मुख गुहा में ही वो जाके क्या होता है, खुलता है। और ये कटरनुमा शेप का आकार है, कटोरी की तरह ऐसी रचना आपको पाया जाता है। जैसे आप मुंह में देख रहे थे ऐसे पाया जाता है कटोरी की रचना, ठीक है। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है, उस पर का पार्ट कठोर होता है तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशियाँ निर्मित जीहा पाई जाती है, जो पृष्ठबाजू के आधार तल से और लिंगवल से द्वारा जुड़ी रहती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। आप इसमें देखेंगे कि सबसे यहाँ एक कटोरी की तरह आपको रचना दिखाई देगा। मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। एक ये कटोरी की तरह मुख जो है, यहाँ से यहाँ तक मुख है। कटोरी की तरह आपको एक रचना दिखाई दे रही है, हाफ कटोरी की तरह। इसी में आपको ये टॉन्ज दिखाई देगा जो एकदम पूरा नीचे तक जाएगा। टॉन्ज वो बीच में पाया जाएगा। और नीचे वाला जो मसल्स होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा मुलायम होता है। और उसके ऊपर वाला जो मसल्स होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड प्लेट से ये पाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया हार्ड प्लेट। और नीचे वाला जो पाया जाएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टॉन्ज के नीचे यहाँ पे दिखाया गया वो सॉफ्ट प्लेट पाया जाता है। तो ये पूरा रचना जो है वो एक कटोरे की तरह है। तो नीचे वाला ये बीच में आपका जीभ पाया जाएगा, नीचे वाला हार्ड होता है, ऊपर वाला सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉरी, नीचे वाला सॉफ्ट होता है। तो ये रचना पाई जाती है इसमें। इसी में बीच में जीभ के बीच में ही आपको क्या देखने को मिलता है, दांत देखने को मिलता है, तीथ देखने को मिलता है। तो आ जाते हैं, फिर हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ थे। तो देखिए मुख गुहा से मध्य गुहा तक ये पहुँचे रहती है। तो माउथ को आप समझ लिए। माउथ में ही आप नीचे देखेंगे तो मांसल होठ से क्या होगा, मुख जो है वो 2 मांसल होठ से घिरा रहता है। मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। ऊपर नीचे आपको ये आपका माउथ हो गया, तो एक यहाँ पे होठ और एक यहाँ पे होठ आपको देखने को मिलता है। ऊपर नीचे ये मांसल, नीचे वाला जो होता है मांसल होता है, फैल सकता है, ऊपर वाला भी फैल सकता है। ये मुख को खोलेगा, बंद करेगा, फिर भोजन को पकड़ने में क्या होता है, सहायता करता है। मुख के ऊपर व नीचे भाग में एक जबड़ा में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में ही पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा मुख हो गया, डायग्राम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा मुख हो गया, एक मिनट, ये हमारा मुख हो गया और ये भी मुख हो गया। तो ये जबड़ा हो गया, पूरा जबड़ा पाया जाता है। इसी में हमारे दांत ऐसे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ऊपर आपको 16 पाए जाएंगे, नीचे भी आपको 16 पाए जाएंगे। और ये जबड़े में धंसे रहते हैं, जिसको हम लोग मसूड़ा कहते हैं, मसूड़ा जिसको कहा जाता है, उसी में ये धंसे रहते हैं। और यही हमारा दांत होता है, ऐसे दांत पाया जाता है ऊपर। और ये इसके नीचे होठ पाए जाते थे, ये होठ हो गया, ऊपर ये दांत हो गए। और इसी में ऊपर 16 दांत पाए जाते हैं, नीचे 16 दांत पाए जाते हैं। और सभी दांत जबड़े में ही पाए जाते हैं। तो समझ गए। और सांचे में स्थित होते हैं। सांचे को हम लोग मसूड़ा भी बताया, मसूड़ा कहा जाता है। और गर्दंती कहा जाता है जहाँ पे दांतों में वो रहता है। दांत व्यवस्था पाई जाती है मानवों में।
डाइफिडेंट पाया जाता है, जिससे जीवन काल में 2 प्रकार के दांत आते हैं, अस्थाई दूध के दांत तथा अस्थाई दांत। वही मैंने बताया कि 0 से अगर देखें तो 0 से लेके 12 ईयर्स तक लगभग वो 20 दांत पाए जाते हैं। 20 दांत को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद से 12 वर्ष के बाद से जब तक आदमी मृत्यु तक जब तक आदमी होता है तब तक 32 दांत पाए जाते हैं, जो लास्ट तक रहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा दांत के प्रकार भी जानेंगे। दांत को देखेंगे तो दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। शुरू में भी मैंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ICPM। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रदनक, चबाणक और अग्रचबाणक दांत तरह के होंगे, 4 तरह के होंगे। ठीक है, दांत इसमें 4 तरह में आप देखेंगे तो 4 तरह में पहला जो होता है इंसीजर होता है। इंसीजर का काम क्या होता है, तो ये सबसे आगे का दांत होता है जो कुतरने तथा काटने का कार्य करता है। इंसीजर का काम है वो किसी चीज़ को काटेगा, कुतरेगा, और ये 6 माह की उम्र में निकलता है। 6 माह की उम्र में वो निकलता है। इसकी संख्या जो होगी कितनी होगी, 6 होगी। कभी कभी ये पूछता है, इसको मैं फिगर से भी दिखाऊंगा ये क्या क्या है। ठीक है, आगे फिर देखेंगे दूसरा दांत जो होता है वो होता है आपका कैनाइन। तो कैनाइन जो होता है वो दांत लगभग भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है और 16 से 20 माह की उम्र में निकलता है। उसमें निकलता है, प्रत्येक जबड़े में ये 2 होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होते हैं, हम लोग में नहीं होते हैं, लेकिन मांसाहारी में सबसे ज़्यादा ये विकसित होते हैं। इसकी संख्या लगभग आपको 4 होती है, 2 नीचे और 2 ऊपर। 16 से 20 साल के एज में ये निकलता है। इसके अलावा आप तीसरा देखेंगे अग्रचबाणक प्रीमोलर जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, भोजन को चबाने में सहायता करता है और प्रत्येक जबड़ा में 4 को पाया जाता है। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से ये विकसित होता है, यानी मिल्क टीथ जो होता है टूट जाता है, उसके बाद ये विकसित होता है। इसकी संख्या 8 पाई जाएगी, 4 ऊपर और 4 नीचे। 10 से 12 साल के एज में ये तैयार होता है। और लास्ट अब आपका बच जाता है, लास्ट वाला आपका जो दांत बच जाता है वो होता है आपका मोलर, जिसको हम लोग चबाड़क बोलते हैं। ये दांत ये भी भोजन चबाने में सहायक करता है तथा प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या 6 पाई जाती है। और कब 12 से 15 माह की उम्र में ये निकलते हैं, यानी ऊपर 6 और नीचे 6, इसकी संख्या हो जाएगी 12। तो ये टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 32। अब आइए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि दांत में कौन क्या क्या है, और सब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। पूरा दांत का भाग जो है, मेनली हमको जानना था कि दांत, ये पूरा आपको दांत फिगर में दिख रहा होगा, अंदर का भाग है। ये है आपको मोलर। मोलर में आपको देख सकते हैं कितने हैं, मोलर की संख्या यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला मोलर है। उसी तरह से ऊपर भी पाए जाएंगे मोलर। तो ये मोलर समझ लिए। प्री मोलर में आप देखिए, मोलर के जस्ट साइड में ही रहेगा यहाँ पे ये प्री मोलर आपको दिखता है। इसके बाद से फिर आपको कैनाइन देख लीजिएगा। कैनाइन आपको देखना है तो कैनाइन को मैं दिखा देता हूँ। ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये कैनाइन होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा जो हो गया वो इंसीजर होता है। तो 4 तरह के पाए जाते हैं। ये वाला जो लोअर लिप है, नीचे वाला जो है वो होंठ है, इसके ऊपर दूसरा होंठ होगा। और ये वाला जो होता है वो वही लोअर लिप है, लिबलियन है। ये वाला जो होता है इंटीरियर है। और ये प्रीमोलर आपको दिख रहा है, प्रीमोलर ये हो गया। इसके जस्ट ऊपर आपको पाया जाएगा मोलर। तो मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर, चारों दांत आपको इसी तरह से जस्ट ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से इसमें आपको दिख रहा है। और ये वाला जो सबसे दांत में जो देखेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है सबसे हार्ड प्लेट होता है, जो किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, जो फास्फेट के रूप, फास्फोरस इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फास्फेट रहता है। ठीक है, तो हार्ड प्लेट होता है। और उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है ये वाला ना, वो सॉफ्ट प्लेट होता है। तो उतना डीपली हमें जानने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको जाना था। ठीक है, और ये वाला जो हो गया ना, वो अपर वाला पार्ट हो गया, सेम जिस तरह से उसमें था मोलर प्रीमोलर, उस तरह से इसमें पाया जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इसको हम लोग फ्रेनम ऑफ अपर लिप बोलते हैं, लिप वाला है। तो ये हमारा पूरा दांत का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसमें
मोलर कहाँ है, प्रीमोलर कितना है, कैनाइन कहाँ है, इंसीजर कहाँ है, ये इंटीरियर व्यू है। दांत अंदर से हमको पूरे ऐसे दिखाई देते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आज मुख्य पढ़ेंगे, इसके बाद से फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने भी पार्ट हैं। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगा होगा और अपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझे होंगे। और मैंने पूरा प्रयास किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मैं बताऊं और एग्जाम में से ही आपके लिए रिलेटेड हो। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो 10 तक कंपटीशन क्लासेस है यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो वो मिल जाएगा। और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो क्लासेस जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। मैं भी आई होप कल मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए वीडियो के साथ। इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।